झारखंड में बदल गया चुनाव, उल्टे पड़ रहे हैं दांव, बीजेपी के खिसकने लगे पांव। 7 गारंटी लेकर आया इंडिया, बटोगे कटोगे तक बीजेपी सिमटी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में चुनावी तस्वीर बदल गई लगती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरे लीडरशिप ने कैंप किया, रणनीति बनाई और कैसे झारखंड को जीता जाए इसकी कोशिश करनी शुरू की, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र तरीके तौर तरीके सब बदल गए। सब बदलते हुए दिखे, सब उल्टे पड़ते हुए दिखे। वो आज झारखंड में कई घटनाएं घटी, उनमें झारखंड इंडिया गठबंधन की ओर से 7 गारंटियां लेकर के वो पेश हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 7 गारंटी लेकर इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हैं और उन गारंटियों पर एक तरह से चुनाव आ खड़ा हुआ है। वो गारंटी जनता मानेगी या जनता नहीं मानेगी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों गारंटी को लेकर और कांग्रेस की गारंटी को लेकर सवाल उठाए थे, उसके बाद जैसे कांग्रेस के नेताओं ने जवाब देना शुरू किया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया था। यानी वो डिफेंसिव मोड में चले गए थे, क्योंकि उनकी ही गारंटियां गिनाई जाने लगी जिनमें वो नाकाम रहे हैं। सारी गारंटियां एक के बाद एक जब नेता गिनाने लगे कि मोदी जी आप तो अपनी गारंटियों पर कभी खरे उतरे ही नहीं, आप होते कौन है दूसरों की गारंटी पर सवाल करने वाले, आपके पास तो गारंटी नाम की कोई चीज ही नहीं, उसकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं। लेकिन झारखंड में आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी को उसका जवाब भी मांगा, पूछा भी, सवाल भी किया, चैलेंज भी किया। उस पर भी हम आएंगे, क्या चैलेंज किया है, कैसे चैलेंज किया है। लेकिन सबसे पहले हम उन 7 गारंटियों की बात कर लेते हैं जो झारखंड इंडिया गठबंधन ने जारी किया है। उन 7 गारंटियों को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। नारा है 1 वोट 7 गारंटी। इसमें एक के बाद एक 7 अलग अलग गारंटियां दी गई हैं। पहली गारंटी 1932 आधारित खतियान की है। दूसरी गारंटी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बड़े अक्षर में दिखाऊं, इतना परिश्रम करना पड़ रहा है। देखिए, पहली गारंटी 1932 आधारित खतियान की। इसमें कहा गया कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित है। 1 वोट 7 गारंटी। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो गारंटी है बहुत मायने रखती है। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता की नीति लाने का मतलब यह है कि बाद में बाहर के समय में आए हुए लोग, बाद के समय में आकर के बसे हुए लोग जो दावा करते हैं कि हम भूमि पुत्र हैं, उनकी पहचान हो सकेगी। वो घुसपैठिए का सवाल भी इसमें निपट जाता है, जो बीजेपी बार बार कहती कि घुसपैठिए आकर बसते हैं। जो 1932 वाली खतियान की अगर नीति लागू होती है तो घुसपैठिए भी चिन्हित कर लिए जाएंगे। इसके अलावा सरना धर्म कोड को लागू करना बड़ी मांग रही है, आदिवासियों की बहुत पुरानी मांग रही है। क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण का सवाल इसी सरना कोड के आधार पर होना है, उसकी बात रही है। तो ये एक ऐसी मांग है, बड़ी मांग है, जिसको गारंटी के रूप में इंडिया गठबंधन ने रखा है। और इस पर यह है कि खास बात यह है कि इस पर बीजेपी की मजाल नहीं है कि वो इस गारंटी को कर सके और कहे कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, ऐसा वो कह नहीं सकते। यहां पर इंडिया गठबंधन को लीड मिल जाता है और
जेएमएम को लीड मिल जाता है। आदिवासी इलाकों में उनकी भावना के अनुरूप ये गारंटी है और लंबे समय से उनकी मांग है, उसको पूरा करने का वादा है। इसके आगे हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं गारंटी मैया सम्मान की। देखिए, दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2,500 की सम्मान राशि दी जाएगी। ये एक वोट 7 गारंटी में से एक बड़ी गारंटी है और इसकी खास बात यह है कि पिछले 3 महीने से 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में सरकार, हेमंत सरकार दे रही है। इसलिए उसको ये विश्वास दिलाना जनता के लिए बहुत आसान है कि इस राशि को हम 2.5 गुना बढ़ा करके 2,500 कर देंगे। बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना रखी है जिसमें कि उसने 2,100 रुपए देने का वादा किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 2,500 रुपए की सम्मान राशि देने का भरोसा दिलाया है। आगे गारंटी की बात करें, एक वोट 7 गारंटी में से तो ये तीसरी गारंटी है कि सामाजिक न्याय की गारंटी। सामाजिक न्याय में क्या है कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। एसटी को 28%, एससी यानी दलित को 12% और ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्प। चूंकि अल्पसंख्यक को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए अलग से कहा गया है कि उनके हितों का संरक्षण करने का भी हम संकल्प लेते हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का भी संकल्प लिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाया जाएगा, ये भी वादा किया गया है एक वोट 7 गारंटी में। तो ये वादा भी वो वादा है जिस वादे को भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती है, और बल्कि बीती सरकार में, रघुवर दास की सरकार में ओबीसी के आरक्षण को कम करने की बात की गई थी। और अभी तो हेमंत सोरेन ने जो गारंटी दी है, इंडिया गठबंधन ने जो गारंटी दी है, उसके मुताबिक ये एक वोट 7 गारंटी के अंतर्गत आता है कि एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सीमा बढ़ाने का सवाल, सबको आप जोड़ें तो 28 और 12 40 होता है, 40 और 27 67, यानी 67% के स्तर पर आरक्षण ले जाने की बात है, जो फिलहाल 49.5% के स्तर पर है। रोजगार एवं सुरक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में ये गारंटी दी है, वादा किया है कि झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तो ये पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा 15 लाख, ये भी बड़ी घोषणा है। और 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी और रोजगार देने का भी वादा है। भरोसा बरकरार गठबंधन सरकार, ये एक नारा है, एक वोट 7 गारंटी। इसके अलावा हम देखें जो छठी गारंटी है वो, बल्कि 5वीं गारंटी है कि वो खाद्य सुरक्षा की गारंटी। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि राशन वितरण 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति किया जाएगा। अभी 5 किलोग्राम है, उसको 7 किलोग्राम किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 में दिया जाएगा, यानी 500 के बजाय 450 रुपए में ये गारंटी देने की बात इंडिया गठबंधन ने की है। एक वोट 7 गारंटी के तहत ये हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और ये सिलेंडर जो है कम पैसे में देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में, और झारखंड सरकार पर भरोसा इसलिए होता है क्योंकि पिछली सरकारों में ये चीजें नहीं हुई हैं, या बीजेपी की सरकार जहां कहीं भी है वहां 500 रुपए या 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर कोई अमल अब तक दिखा नहीं है। इसके बाद किसान कल्याण की गारंटी, ये एक वोट 7 गारंटी के तहत ये छठी गारंटी है कि धान के एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी।
ये किसानों के लिए बहुत बड़ा वादा है और किसानों को लुभाने का प्रयास इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसके आगे जब हम देखेंगे शिक्षा की गारंटी, इसके तहत जो इंडिया गठबंधन ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। बहुत बड़ा वादा है कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। ये जिला मुख्यालय में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा 500 एकड़ की जमीन में हर जिला मुख्यालय में, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सके। एक दूरदर्शिता इसमें दिखती है। ये इंडिया की गारंटी जो है, जो आज घोषणा की गई, उस बारे में ये कहा गया। इंडिया की गारंटी योजना को बताते हुए किस तरीके से इसको ब्रीफ किया गया है, ये भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम आपके स्क्रीन पर लाते हैं कि ये बात कैसे बताई गई। आपकी जो मैं कहता हूं उसका जवाब नहीं देते हैं, इसका क्या जवाब देंगे? फिर भी मैं रेडी हूं, आप तय कीजिए कौन से जगह पे बेंगलोर में मैं वहां आता हूं, उसके उनके पूरे उत्तर देता हूं और उनको भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। क्षमा कीजिए, ये गारंटी को लेकर के नहीं, बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को लेकर के बोल रहे थे कि जहां कहीं भी आप तय कीजिए, हम आपके साथ मुद्दों पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी डिबेट नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दीजिए और हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पिछले 11 साल में नहीं किया है। और इसको अगर उनके ट्वीट से देखें, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मोदी जी, आपको घुमा फिरा कर बात करने की आदत है, संसद में जो हम मुद्दे उठाते हैं उनका भी जवाब आप सीधा नहीं देते। फिर भी जब आप तय करें, जहां तय करें, बंगलुरु में तय करें या कहीं और, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपको भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जन कल्याण, सामाजिक कल्याण, न्याय, आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अगर आपको मुझसे डिबेट करने में शर्मिंदगी हो रही है तो कम से कम एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी की गारंटी दीजिए, जो आपने 11 सालों में नहीं की। खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी की गारंटी मांग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये खुले तौर पर एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। ये स्थिति है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि झारखंड में चुनाव बदल गया है? क्योंकि चुनाव वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे नहीं मिल रहे हैं और इंडिया गठबंधन मुद्दों के साथ फुल पैकेजिंग की करते हुए सामने आ रहा है। और इंडिया गठबंधन जो मुद्दे लेकर सामने आ रहा है वो जनता के उठाए हुए मुद्दे हैं, जिसको इन्होंने गारंटी में तब्दील की है। ये सरना कोड लागू करने का सवाल हो, आरक्षण की लिमिटेशन का सवाल हो, जिला मुख्यालयों में इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की बात हो, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, ये सारी बातें दरअसल मांग है स्थानीय लोगों की। और उन्हीं मांगों को लेकर के इंडिया गठबंधन एक पैकेजिंग करके सामने आया है। दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है उसको हम सुनाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी जमशेदपुर में थे, वहां वो भाषण कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का मॉडल समझा रहे थे, कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चंगासी है, सब चंगासी है, कोई दंगा नहीं और सब कुछ चंगा, ऐसी बातें कर रही। अभी हाल में बहराइच हुआ, दंगे हुए, हर दिन महिलाओं से बलात्कार, महिलाओं को लटकाकर मार देना, हत्या कर देना, इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं। महिला अपराध बढ़ गए हैं।
लेकिन कहते हैं कि यूपी में सब चंगासी। और वो फिर कहते हैं कि बहुत खतरनाक बात बोलते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं सुना देना चाहता हूं वो बाइट। कितना खतरनाक है आप खुद समझिए कि ये बात कितनी खतरनाक। ऐसे हम लोग आए, हमने कभी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। आप समझिए ये क्या कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आए तो हमने कहा कि कांवड़ यात्रा तो निकालेंगे ही, निकलने दिया ही जाएगा। लोगों ने कहा कि दंगा हो जाएगा। अरे कौन से लोगों ने कहा? कौन से लोगों ने कहा? निवेदन दिया, चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, क्या कहा? कैसे आपको पता चला लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा? लेकिन ये मनगढ़ंत कपोल कल्पित बात पहले रखते हैं कि लोगों ने कहा कि दंगा हो जाएगा, और तो हमने कहा जो होना हो जाए, आर पार हो जाए। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री होकर? अगर किसी लोगों ने कहा, आपको एहतियातन कुछ कहा होगा, मान लीजिए कि दंगा हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर पार हो जाने दो। मुख्यमंत्री हो कि पार्टी हो, दो पक्ष में लड़ाई की पार्टी हो क्या? मुख्यमंत्री हो करके दंगा हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, तो हो जाने दो, ऐसी बातें कर रही हैं जाके जमशेदपुर में, झारखंड में। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए दंगों के अलावा कुछ है नहीं। वो शांति नहीं दे सकते, वो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं दे सकते, वो आदिवासी कल्याण नहीं दे सकते, वो विकास का कोई मॉडल नहीं दे सकते। वो दे सकते हैं तो दंगा हो जाएगा, हो जाएगा तो आर पार होने दो। मैं एक बार फिर सुनाता हूं, ऐसा न लगे कि मैं उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर बोल रहा हूं, आपको एक बार फिर सुनाता हूं, सुनिए। और जैसे हम लोग आए, हमने कभी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। समझ रहे हैं? ये भाषा है उनकी। और भाषा में ऐसा नहीं कि केवल योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का तो कोई प्लान ही नहीं था झारखंड जाने का, प्लान बनवाया गया, चुनाव आयोग से सांठगांठ की गई, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में एक्सटेंड किए गए, मतलब अब 20 नवंबर को होंगे। अब जो वक्त मिला तो योगी आदित्यनाथ के लिए वहां सभाएं लगाई गई। सब लोग उत्तर प्रदेश के बजाय झारखंड पर ध्यान दे, ऐसी रणनीति बनाई गई। और रणनीति क्या है? यही सांप्रदायिकता फैलाना। आप देखिए, आपने सुना भी है नरेंद्र मोदी जी का वो बाइट कितनी चर्चा में है। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, उसको सुनाते हैं। और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री होकर क्या कर रहे हैं? ये कौन है? आपकी बेटी, आपकी कौन है? ये और आपकी कौन है? हिंदुस्तान की जनता ही तो है। अगर हिंदुस्तान की जनता नहीं है, इसमें ये घुसपैठिया है। अगर आपकी बात मान ले तो ये घुसपैठिया आपने बुलवाया है, आपने अंदर आने दिया है। आपकी जिम्मेदारी थी कि घुसपैठिए देश में ना घुसे। आपके पास सेना है, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास बॉर्डर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन आपने उनको आने दिया। और इल्जाम झारखंड की सरकार पर लगाते हो, झारखंड की सरकार पर इल्जाम लगाते हो कि घुसपैठिए आ गए, और घुसपैठिए से डरा रहे हैं कि ये आपकी बेटी ले लेंगे या आपकी जमीन ले लेंगे। अरे ले लेंगे तो जिम्मेदार तुम हो, और कोई जिम्मेदार नहीं है। और ले लेंगे, नालायक हो, नामर्द हो क्या कि कोई घुसपैठिया आएगा और हमारी बेटी ले लेगा? धिक्कार है ऐसी भाषा पर जो चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए अपनाई जा रही है। यही भाषा है, यही पैटर्न है। क्या सीएम, क्या पीएम, क्या एक सीएम, क्या दूसरा पीएम।
आपको एक और बाइट सुनाते हैं, आप पहले भी सुन चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए, और क्यों बदला है झारखंड का चुनाव वो समझ में आएगा, क्योंकि हम जो बात बोल रहे हैं झारखंड की जनता समझ रही है। सुनिए हेमंत बिस्वा शर्मा को। हो जाएगा, हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके से मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, उनके हाथों आदिवासियों की जमीन, बेटियां बिकने छिन जाने की बातें कर रहे हैं, और वो डरा रहे हैं आदिवासियों को। सब लोग डराने का काम कर रहे हैं। डरा करके क्या आप आदिवासियों का वोट ले लेंगे? डर से क्या आदिवासी आपको वोट करेंगे? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का उत्तर झारखंड की जनता चुनाव में देने वाली। आप देखेंगे कि इस पूरे झारखंड के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के सेंटिमेंट को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, उसको कैसे हम अपनी ओर करें, इसकी जुगत में वो जो कदम उठा रही हैं वो सबके सब बैकफायर कर रहे हैं, सबके सब बैकफायर कर रहे हैं। इन्होंने चंपाई सोरेन को तोड़ा कि जेएमएम से हम अपने पास ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि जेएमएम का विभाजन हो गया। चंपाई सोरेन और उनका बेटा, दो व्यक्ति उनके पास आ गए, तीसरा व्यक्ति उनके पास कोई नहीं गया। चंपाई सोरेन के साथ कोई बीजेपी में नहीं गया। और हालत क्या है? क्या चंपाई सोरेन और उनके बेटे की सीट जीत लेगी बीजेपी? मैं आपसे सीधे बात करता हूं कि चंपाई सोरेन को जो भी आज तक वोट मिलता था वो एंटी बीजेपी का वोट मिलता था। बीजेपी के विरोध वाला वोट चंपाई सोरेन को मिलता था, और आज जब वो बीजेपी के पास चले गए हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के रोष वाला वोट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूत कर रहा है। और बीजेपी के खेमे में वो लोग परेशान हैं कि जिसके खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहे उसके लिए वोट कैसे मांगेंगे, हम चंपाई सोरेन के लिए वोट कैसे मांगेंगे? हमने तो चंपाई सोरेन के खिलाफ पूरे अपनी पार्टी को तैयार किया है, कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, तो उनको न बीजेपी का वोट मिलने जा रहा है और न झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई लोग उनको वोट करने जा रहे हैं। तो छोटी मोटी नहीं, बड़ी पराजय जो सरायकेला में होने वाली है वो आपको दिखेगी। और उनका बेटा घाटशिला से चुनाव लड़ रहा है। घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे लक्ष्मण टुडू, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी, और वो जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए कि इसको तो हराना है। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की ही शक्तियां सक्रिय हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से राजनीति करनी शुरू की। जो चंपाई सोरेन लगातार बीजेपी की मुखालिफत करते रहे, जो बीजेपी लगातार चंपाई सोरेन को गिले शिकवे सुनाते रहे, वो दोनों एक होंगे तो इसके यही नतीजे मिलेंगे, जो नतीजे आज दिख रहे हैं, पहले से दिखने लगे हैं। और पूरे इलाके में यही हाल है। आदिवासियों का सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से है। वो इस रूप में है कि इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा, और गलत तरीके से जेल भेजा, फंसाया गया, साजिश की गई,
और 6 महीने तक जेल में रखा गया, उनकी सरकार तोड़ने की कोशिश हुई, उनका परिवार तोड़ने की कोशिश हुई, उनके साथियों को तोड़ने की कोशिश हुई। आदिवासी गुस्से में है। क्या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? यह सवाल उनके मन में है, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो कोई रघुवर दास ही मुख्यमंत्री होगा, किसी और को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन जीत कर आता है तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, कोई गैर आदिवासी नहीं होगा। ये आदिवासियों के मन में बैठा हुआ है और ये बात जो बैठी हुई है ये बहुत घनी बैठी हुई है। जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, खरीद फरोख्त की जा रही है स्थानीय स्तर पर, उसको भी जनता बढ़िया से समझ रही है। चुनाव आयोग का रुख भी जनता देख रही है कि कैसे झारखंड में डीजीपी जब चाहे तो बदल जाता है, महाराष्ट्र में डीजीपी को बदलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। चुनाव आयोग का भी रुख देख रही है, ये सारी चीजें देख रही है जनता। जो पूरा चुनाव है मुद्दों पर आधारित चुनाव है, और मुद्दा क्या है जो हमने 7 गारंटियां दिखलाई है उसमें वो मुद्दा समाहित है। हमारे एक साथी पूछ रहे थे कि क्या आप बीजेपी के भी मैनिफेस्टो को दिखाएंगे, बताएंगे? बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हमने बात कर ली है, लेकिन हाँ, उनका मैनिफेस्टो दिखाने बताने लायक नहीं है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में ऐसी चीज नहीं है कि हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को जिंदा रखेंगे, कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएंगे, कि हम प्रदेश के विकास के लिए कुछ करेंगे। वो जेएमएम के पैटर्न पर आप 1000 रुपया दे रहे हैं, 2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, तो हम 2100 रुपया देंगे। इस तरह के मैनिफेस्टो में बातें लेकर वो आए। और आप ये समझिए कि जो झारखंड में लड़ाई है वो लड़ाई वास्तव में जल जंगल जमीन की लड़ाई है। ये आर पार की लड़ाई है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला कोई सरकार अगर आ गई तो समझिए कि यहाँ की जमीन भी ठीक उसी तरीके से औने पौने दाम में अडानियों को दे दी जाएगी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हो रहा है। झारखंड की जनता के मन में ये बात बैठ चुकी है कि हसदेव के जंगल में जिस तरीके से उसको जंगल की कटाई हुई, उसका जमीन हस्तांतरित किया जा रहा है और वहां के मूल लोगों को उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लाठियां पड़ रही हैं, खदेड़े जा रहे हैं लोग। वही हालात झारखंड में भी पैदा होंगे और इसीलिए लोग भयभीत हैं। ये भय बीजेपी के आने का है और सरकार बचाने के लिए इसलिए वो एकजुट हो रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो या इंडिया गठबंधन जो है वो वादा कर रहा है कि हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को जिंदा रखेंगे, हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, और जब 1932 का खतियान लागू होगा तो कोई किसी आदिवासी की जमीन छीन नहीं सकेगा, इसकी गारंटी हो जाएगी। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है कि क्या बीजेपी के हाथ में सरकार देकर के अपनी जमीन को क्या अडानियों के हाथों में दे दिया जाए या कि इसको बचाने के लिए एकजुट रखा जाए। ये बात आदिवासी जनता को कम से कम साफ तौर पर समझ में आ रही है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी कुछ मैं लेता हूं कि डेवलपमेंट का काम तो कुछ किया ही नहीं, रिपोर्ट कार्ड क्या देगी, ये रिपोर्ट कार्ड दंगे रिपोर्ट कार्ड ये करते दंगा रिपोर्ट कार्ड। ये बीजेपी के बारे में उनकी टिप्पणी है। जलेश्वर बेडिया जी कह रहे मोदी साहब साथ में उनके सहयोगी नेता बीजेपी के झारखंड में जहर उगल रहे हैं, लेकिन झारखंड के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। इनके सभी नेता पगला गए हैं, लेकिन झारखंड की जनता इनके पागलपन उतार देंगे। प्रतिक्रियाएं और भी बहुत सारी। अरुण कुमार कह रहे हैं ब्रदर्स, इफ यू गिव पावर टू एन अनलिटरेट गवार और बेशरम लाइक, थोड़ा भाषा थोड़ी संयत रखिए प्लीज। सुलेमान अंसारी जी ये जसोदा लिख रहे हैं कि ये जसोदा, ओहो सन्नी वाहिनी लिख रहे हैं सर हर बार ऐसा क्यों होता है, कांग्रेस इंडिया जीत रहा है बट फाइनल रिजल्ट में बीजेपी जीत जाता है। देखिए हम जो बातें कहते हैं जमीनी बातें कहते हैं, जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं।
लेकिन समांतर ढंग से तंत्र भी कुछ काम कर रहा होता है, और वो जो तंत्र है उस तंत्र पर किसका कब्जा है सबको पता है। लेकिन हम कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, चल रही थी, और वो वोटों में दिखा। भाई 28% से 39% तक वोट पहुंचना वो वोट में दिखा, लेकिन तंत्र ने उस रिजल्ट को कैसे हाईजैक किया उस पर हमारा आपका वश नहीं चलता है। लेकिन जो परिस्थिति है उसको हम बयां करते हैं, जो जनता की आवाज है, जो हमें सुनाई देती है, हमें सूंघने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है, वो हम आप तक बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, प्रतिक्रियाएं अगर अच्छी भाषा में लिखी जाएगी तो हम जरूर पढ़ेंगे, वरना गलती से चल भी जाता है और मैं देख भी नहीं पाता हूँ। पीएम जी अपनी कुर्सी का इज्जत करना भी भूल गए हैं। विश्व शर्मा तो झारखंड में ये वही व्यक्ति है जो शारदा घोटाले करता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कह रहे हैं, शारदा घोटाले में उनका नाम था। बीजेपी उनको देश का सबसे भ्रष्ट लोगों में से गिनती थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपना लिया उनके भ्रष्टाचार को भी। जलेश्वर बेडिया जी करें वो सब हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन मैं आता हूं वापस कि झारखंड में चुनाव बदल गया है। मैं क्यों लिख रहा हूं ये इसलिए लिख रहा हूं कि झारखंड में बीजेपी दावा करने लगी थी कि हम लीड ले चुके हैं, हम उम्मीदवार तय करने में, गठबंधन बनाने में, योजना बनाने में, माइक्रो मैनेजमेंट करने में हम आगे बढ़ गए। और मोदी मीडिया कह रही है कि झारखंड में टाइट मामला है, टाइट मामला है। कोई टाइट वाइट मामला नहीं है, एकदम 60 और 20 का मामला है। माने 80-81 सीट है तो 60 और 21 सीट का मामला है, इसके अलावा कोई टाइट मामला नहीं है। माने बीजेपी से कम 3 गुना परफॉर्मेंस जो है इंडिया गठबंधन का होने वाला है। उसमें जेएमएम का गठबंधन, जेएमएम का प्रदर्शन सबसे शानदार रहने वाला है। ये जमीनी रिपोर्ट हम बता रहे हैं आपको, चाहे किसी भी इलाके का ले लीजिए, चाहे संथाल परगना का ले लीजिए, चाहे कोल्हान का ले लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर का ले लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर का ले लीजिए, हर जगह में हालात यही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी विभाजनकारी नीतियों के कारण खुद विभाजन का शिकार होने लगी है, खुद उनके संगठन में विरोध पैदा होने लगे हैं। जिस परिवारवाद, रिश्तेदारवाद, नातेदारवाद का वो विरोध किया करते थे, उसमें वो खुद उलझ कर रह गई है। और आप ये समझिए, मैं आपकी कहानी बताता हूं जिसकी पुष्टि कोई नहीं करेगा, लेकिन झारखंड के एक बीजेपी के सांसद वो अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए, उम्मीदवार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बीजेपी ने कहा कि नहीं, रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे। अब वही सांसद आज कह रहे हैं कि सारे रिश्तेदारों को तो टिकट दे दिया, केवल मेरे बेटे को टिकट देने के मामले में तुम्हें ये लग रहा था कि रिश्तेदार को टिकट नहीं देंगे। अब देख लो तुम जीत लो। अब एक इलाके का सांसद दावा करके बैठा है कि इस इलाके में कम से कम 3 सीटें तो हम आपको जीतने नहीं देंगे। और ये हालात एक सांसद की, एक संसदीय क्षेत्र की मैं बता रहा हूं। बीजेपी के भीतर ये असंतोष बहुत बड़े पैमाने पर उभर चुका है और हर इलाके से अंदर खाने का विरोध जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है। और बीजेपी को बीजेपी हरा रही है। भाई उन इलाकों में जहां चंपई सोरेन और ये लोग आयातित जो माल है, इंपोर्टेड माल, उनको जो इन लोगों ने टिकट दिया है उसके खिलाफ, उसके लिए वोट मांगने के लिए आरएसएस के लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही है। कह रहे हैं हम उसके लिए क्या वोट मांगे, कैसे वोट मांगे। अब देखिए, हम अपना वोट तो दे देंगे बीजेपी को, क्योंकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, संघ से हैं जुड़े, हम दे देंगे। लेकिन हम किसी को कहेंगे नहीं कि चंपई सोरेन को वोट दो। अब आप समझिए, आप अपना वोट पॉकेट में रखिए कि दे दीजिए, आपकी गिनती कितनी है। वोटर तो आम मतदाता है, जनता है। अब जनता को अगर संघ के कार्यकर्ता कह ही नहीं सकेंगे, संघ के नेता कह ही नहीं सकेंगे कि बीजेपी को वोट दो, तो क्या हालात होने वाले हैं आप समझ सकते हैं।
क्योंकि जब संघ कार्यकर्ता जागता है तभी बीजेपी के वोटर लाइन में खड़े होते हैं, घर से बुला बुला करके, चाय समोसा खिला खिला करके वो जब उनको वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं तब बीजेपी को वोट मिलता है। लेकिन अब जब उनके कार्यकर्ता ही नहीं निकलेंगे तो क्या हालात होने वाले हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। ये हर जगह का माहौल है, ये पूरे झारखंड का माहौल है। रांची से लेके जमशेदपुर तक, धनबाद, बोकारो, जितने भी शहरी इलाके हैं, वहां जहां बीजेपी मजबूत हुआ करती थी, आज बीजेपी मजबूत नहीं, बहुत कमजोर नजर आ रही है। आप ये समझ लीजिए कि रांची में सीपी सिंह का भी जीतना बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत मजबूत कंटेंडर बीजेपी के माने जाते हैं, स्पीकर माने जाते हैं, उनका भी जीतना मुश्किल है। शहरी क्षेत्र है, बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, वहां से सांसद, एमएलए सब बीजेपी के हुआ करते थे। राजधानी रांची में भी बीजेपी को जीत के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये हालात बन गए। जमशेदपुर की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों में बीजेपी कांग्रेस से हारेगी, एक में बीजेपी, एक में जेडीयू। ये आप समझ लीजिए, ये हालात है कि जमशेदपुर जैसा शहर जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, वहां भी वो कांग्रेस के हाथों हारने जा रही है इस चुनाव में। ये आप समझिए, ये कांग्रेस की एक तरह से पुनर्वापसी होगी। 2 में से 1 सीट तो पहले से कांग्रेस के पास है, अब दूसरी सीट भी कांग्रेस जो है वो जीतने जा रही है, ये दिख रहा है। आप धनबाद ले लीजिए, बोकारो ले लीजिए, सारी जगहों पर, बोकारो में भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बहुत मजबूती से खड़ी हैं, और इस बार मुकाबला मतलब वो सीट जो है कांग्रेस जीत सकती है। पहले कोई सोचता नहीं था कि बोकारो जैसी जगह पर कांग्रेस कैसे जीतेगी, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूती से खड़ी है। तो ये दृश्य बदला है, झारखंड का परिदृश्य बदला है। क्योंकि बीजेपी ने नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू की, दूसरे को तोड़ने की, काटने की, नेगेटिव नारा हिंदू मुसलमान में लड़ाने की, नफरत की भाषा बोलने की, इंस्टीट्यूशंस को अपने पॉकेट में रखने की, और ये सब अब वोटरों को साफ दिखने लगा है। और वोटर अब उसका जवाब देने के लिए सामने आ रहे हैं, वोटर जवाब देना चाहते हैं। मैं कुछ प्रतिक्रियाओं पर वापस आता हूं। अरविंद त्यागी कह रहे हैं, प्रेम सर आप इतने विश्वास से कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, इसका मतलब ईवीएम सही है। बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर फैलाकर ही चुनाव लड़ सकती है, मारवाजी लिख रहे हैं, मानसवी मारवाजी। और वही आगे लिखते हैं कि बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर फैलाकर चुनाव लड़ सकती है। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं सन 47 से नफरत है इस देश में। और आगे प्रेम सर, एक तरफ आप गारंटी दे रहे हो कि एक तरफ आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, ये दोनों बातें साफ साफ होती हैं। हमारी गारंटी वोटों के टर्म्स में दिखेगी, हम जो बोल रहे हैं वो दिखेगा कि इंडिया गठबंधन को वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन सीट कहां कौन कैसे मैनेज कर लेगा, कैसे ईवीएम में 99% रिचार्ज हो जाएगा, उसकी गारंटी हम कैसे दे सकते हैं। हम नतीजों की वहां पर गारंटी नहीं देते, लेकिन हर सीट में माहौल बदला है, वोट्स बढ़ रहे हैं, इसकी गारंटी दे रहे हैं, और वो दिखेगा। ये गारंटी हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, जो दिख रहा है वो हम बता रहे हैं, हम सच बता रहे हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। इसकी गारंटी हो सकती है, इसके नतीजों की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। लोकतंत्र है, जनता फैसला करती है। तो हम आज की इस तरह से अरविंद त्यागी जी का एक और कमेंट ले लेते हैं। प्रेम सर मत बोलो 37% वोट बीजेपी से फेविकोल से चिपका हुआ है। तो 37% वोट चिपका हुआ है, उससे वहां रिजल्ट नहीं मिलेगा। उनको वोट परसेंट जो है झारखंड में आपको कम से कम 42%, 43% या उससे ऊपर ले जाना होगा, तब नतीजे मिलेंगे। ये साफ तौर पर नजर आता है। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आप अपने चैनल प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ।